गुड इवनिंग बच्चों। मेरी आवाज़ आ रही होगी आप तक। अभी तक हमने बात किया है वो रियल नंबर के ऊपर फोकस किया है। वास्तविक संख्याएं क्या होती है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया है। वास्तविक संख्याएं वो होती है जो परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की होती हैं, जिसमें परिमेय में वो संख्या है जो p/q के रूप में होगी, अंश बाय हर के रूप में होगी, q जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा, और जिसका इस प्रकार से होगी। साथ में जो अपरिमेय है वो जो संख्याएं होगी, ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं होगी, उस जिसका q 0 भी हो सकता है। ये इसके बारे में हमने बात की है पिछले वीडियो में। आप उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक जो नोटिफिकेशन मैं वीडियो डालूं और आप तक तुरंत प्राप्त हो सके, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करके रखें। तो हमने अभी तक यहाँ तक देखा, साथ में ये देखा हमने कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। इसकी जांच हमने की थी कि वास्तव में ये सही है या गलत है, उसकी जांच भी हमने की थी। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.2 चल रही है, उसका हमने पहला दूसरा 1 से 4 तक हमने कंप्लीट किया है। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, जांच कीजिए। कोई वैल्यू है उसकी जांच करनी है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या उसको n से दर्शाते हैं के लिए 6 की पावर n अंक 0 बोलो या शून्य, है ना, शून्य पर समाप्त हो सकती है। कोई भी संख्या हो सकती है। वो कह रहा है कि कोई प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती, बताओ? 1 से, बिल्कुल। और पूर्ण संख्या 0 से। तो प्राकृत संख्याएं n के लिए जिसकी जो प्राकृत संख्या दी है इसके पावर में n, जो प्राकृत संख्या हम हमारे को लगा लगा के देखना है, और n ऐसी संख्या है जो 1 से लेकर कहाँ तक चल सकती है, 1 से लेकर अनंत तक चल सकती है। वो सारी चीज़ें प्राकृत संख्या होगी। उसका जो अंक है, अंक 0 पर समाप्त हो सके, है ना। सवाल को बड़े ध्यान से समझो। क्वेश्चन आधा यही सोल्व हो गया। यदि क्वेश्चन सही नहीं समझा और अपने डायरेक्ट सोल्व आउट करना शुरू कर दिया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगेगा, आपको भी लगेगा कि सवाल समझ में नहीं आया है। इसलिए पहली बात है, अपने को सवाल को अच्छे से पढ़ना है, फिर समझना है, उसके बाद उसको आगे उसको सोल्व आउट करना है। ठीक है, तो हम बात करेंगे। कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है। हल मैंने लिख दिया है ना, उसके प्राकृत संख्या है ना। प्राकृत संख्या कितनी दी, 6 पावर n, जहाँ लिख सकते हैं हम, जहाँ n बराबर 0 भी हो सकता है। नहीं, 0 से नहीं। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या हमेशा 1 से शुरू होती, तो n बराबर 1 भी हो सकता है, n इक्वल टू 2 भी हो सकता है, n इक्वल टू 3 भी हो सकता है। ऐसे चलते रहेगा अनंत तक। लेकिन हम 2 से 3 वैल्यू देखकर इसको पुटअप कर लेंगे। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे इसके कि यदि संख्या यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसको अच्छे से देखें कि 6 पावर n, और जो n है 1 2 3, और यदि संख्या का गुणनखंड
गुणनखंड, यदि संख्या का गुणनखंड 2 की पावर n है ना इंटू 5 की पावर m के रूप में हो तो वह सभी संख्याएं शून्य मतलब 0 के रूप में होगी, आया समझ में? हमारे पास क्या है 6 पावर n, हम 1 2 3 ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसी संख्या का गुणनखंड निकालेंगे। इसको आप इधर ही मानना, मैं यहाँ पे खाली जगह में लिख रहा हूँ है ना। तो 6 का गुणनखंड निकालो, कितनी बार गया, 3 बार, 2 एकम 2, 2 दो 4, 2 तिया 6, फिर 3 से जा रहा है, 3 एकम 3। अब 6 बराबर 2 की पावर 1 इंटू या 2 इंटू 3 ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान सकते हैं हम कि 2 की पावर n कुछ भी हो सकती है और 3 की पावर कुछ भी हो सकती है। लेकिन आप जानते हो हमने क्या लिखा कि यदि कोई भी शून्य तभी होगा जब 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में होगा। लेकिन हमारे पास देखो 2 की पावर n बिल्कुल मिल गया, n मतलब यहाँ पे एक भी, क्योंकि कोई भी संख्या नहीं है, इसका मतलब हम क्या मानेंगे 1 ना कि 0 है ना। लेकिन 3 की पावर यहाँ पे चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमें क्या चाहिए 5 चाहिए, लेकिन 5 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो यह नहीं है। हम लिख सकते हैं इसलिए यह संख्या क्या नहीं है, शून्य के रूप में नहीं है। यही हमारा आंसर रहेगा, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आया? बिल्कुल आया हो। जांच कीजिए कोई प्राकृत संख्या है को 0 के फॉर्म में है या नहीं। प्राकृत संख्या 6 पावर n ये दे रखा है, उसका n जो है वो प्राकृत संख्या 1 2 3 है ना। यदि संख्या का गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में हो तो वह शून्य के फॉर्म में होगी। हमने गुणनखंड निकाला तो 2 और 3 आया, 6 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3, 2 की पावर n 3 की पावर m। लेकिन हमारे फॉर्म कौन सा चाहिए, ये वाला नहीं है, इसलिए ये शून्य के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। इसको रब कर लेते हैं। कौन सी प्रश्नावली चल रही, हम अपनी प्रश्नावली यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ना। प्रश्नावली 1.2 वास्तविक संख्या चल रही है ना। आगे देखते हैं, आगे क्या है। 6 सवाल नंबर 6 व्याख्या कीजिए। मैं लिख देता हूँ सवाल को। सवाल नंबर 6 जो कठिन है, थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको मैं यहाँ करवाऊँगा। बिल्कुल कॉपी पेस्ट है,
1 या 2 में करवाऊंगा, बाकी आप करना, ताकि वहाँ से आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, है ना। व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 × 3 × 2 × कहाँ तक है 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है, भाज्य संख्या क्यों है। क्या दे रखा सवाल, व्याख्या कीजिए, इसकी व्याख्या करनी है कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5, है ना, प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है, ये भाज्य संख्या है या नहीं, इसके बारे में हल करना है, ठीक है। तो इसके बारे में भाज्य, सबसे पहले आपको देखा होगा ये भाज्य और अभाज्य दोनों में, मतलब आप समझ सकते हो कि सवाल में कहीं ना कहीं एक ऐसा शब्द हाईलाइट होता है कि वहाँ से हम क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उसके बारे में हम समझ पा सकते हैं, लेकिन वो समझ में आएगा तब ना, समझ में आना चाहिए कि ये कह रहा है कि भाज्य संख्या, भाज्य और एक होता है अभाज्य संख्या, दोनों में डिफरेंस है। कैसे, भाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक बार किसी संख्या से भाग चला जाए, वह सारी संख्याएं भाज्य संख्या होगी, और सिर्फ 2, केवल और केवल 2 बार किसी संख्या में भाग जाता है वो अभाज्य संख्या। अभाज्य कौन सी होगी, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, ये सारी चीज़ें हैं, है ना, 2 नहीं आएगा इसमें, है ना, 4, 6, 8, 9, 10, 12, ये ऐसे चलती रहेगी, 2 या 2 से अधिक बार। अब देखो 2 से अधिक बार, सिर्फ ये बोलेंगे, 2 से मैं गलत बोल रहा था, 2 से अधिक बार, 2 से अधिक बार किसी संख्या से भाग चला जाए, अब देखो 4 से, 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, उसके बाद 4 से कितनी बार गए, 2 से अधिक बार, मतलब 1, 2, 3, इसमें भी यही है, 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा, लेकिन यहाँ पर 1, 2, 3, 5, इसमें 1 में सिर्फ 1 बार जाएगा, 2 में 1 से जाएगा और 2 से जाएगा, 3 में 1 से जाएगा और 3 से जाएगा, और 5 में 1 से जाएगा और 5 से। ये चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको कि भाज्य और अभाज्य, 2 से अधिक बार किसी संख्या से भाग चला जाए वो भाज्य संख्या है, और जिसमें केवल और केवल 2 बार भाग जाए वो अभाज्य संख्या है ना। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, आगे इस सवाल को सोल्व करते हैं।
हाँ, तो आगे सोल्व करते हैं भाज्य संख्या क्यों है। अब क्यों है इसका पता हम करेंगे कैसे, कि हम जो दिया है, क्या दिया है इसको लिखते हैं। दिया है क्या है, 7 × 11 × 13 + 13। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, भाज्य संख्या है या नहीं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि बीच में प्लस आ रहा है, तो ऐसी कौन सी संख्या है जहाँ पर उभयनिष्ठ ले सकते हैं, 13। क्या लेंगे, 13। अब 7 × 11 × 1 + 1। ठीक, 7 का 7, 11 का 11 इंटू और 13 यहाँ पे आ गया, वापस गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, और उसके बाद 13 के 1 लिख दिया। ठीक, तो इसको गुणा कर लो, 13, 7 का 11 से गुणा करेंगे 77, और 1 का गुणा करने पर भी वही संख्या रहेगी, मतलब आगे 1 आ जाएगा। ठीक, 13 × 77 और 1 78। अब इधर देखो, हमारे पास क्या है, दिया है, क्या है, ये वाली संख्या 7। इसको थोड़ा सा इधर, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ठीक है, इसमें उभयनिष्ठ क्या आ रही, 5 और ये 5, यहाँ बीच में प्लस है इसलिए 5 को उभयनिष्ठ। 7 × 6 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, 1, क्योंकि 5 बाहर निकल गया। अब इसको गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा करो, गुणा 7 × 42 इंटू 1 का करेंगे तो 1 ही आएगा। 4 लिख देते हैं, उसके बाद 3 लिख देते हैं, उसके बाद 2 और +1, क्योंकि 1 का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। आगे देखो, 5 42 का इससे गुणा करेंगे, 4 × 4 4 दूना 8, 416 168 इंटू 3 × 2 + 1। आगे करो, 5 168, 3 का गुणा करो, पहले इसका कर लो, 2 और 3 का 6 हो गया, है ना, या फिर इसका गुणा कर लो, 8 × 8 3 3 8 24 का 4 हासिल 2, छंग बिचमार 18 19 20 का 0 हासिल 2, 3 2 5। गुणा सही किया, 8 × 24 का 4 हासिल 2, 18 18 19 20 20 का 0 हासिल 2, 3 2 5 सही है, 5। उसके बाद इसका गुणा इससे करो, 8 0 10 + 1 कितना हो गया, 5 × 109, है ना, और इंटू यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे भी 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो गुणन, ये पहला गुणनखंड है, ये दूसरा है गुणनखंड, ये तीसरा गुणनखंड। उसी हिसाब से यहाँ पर भी है, ये पहला गुणनखंड, ये दूसरा, और यहाँ पर तीसरा। क्लियर है। और यही ये कह रहा था भाज्य संख्या क्यों है, क्यों, क्योंकि ये इसके 3 गुणनखंड कितने हो रहे हैं, 3 गुणनखंड हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, 3 गुणनखंड। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं संख्या
2 से अधिक गुणनखंड है इसलिए ये भाज्य है। कितने हैं? हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे 2 से अधिक, 1 2 3 मतलब 3 है, इसलिए 2 से अधिक होने के कारण ये भाज्य संख्या है। यहाँ पे लिख लो, इसलिए यह 2 से अधिक बार गुणनखंड होने के कारण यह भाज्य है। यही लाइन इधर भी लिख देंगे। ये कंप्लीट हो चुका है। क्या किया कि ये कोई संख्या है और ये कह रहा है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। दिया है हमारे पास ये संख्या है, ये वाली है ना, और हमने उभयनिष्ठ निकाल लिया। क्या किया यहाँ पे? उभयनिष्ठ किया। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन लिया, और ये 7 एज इट इज़, 11 भी एज इट इज़ इंटू 1। यहाँ पे 13 था, 1 हो गया। 1 क्यों हो गया? यहाँ पे कॉमन लिए, और इधर भी 13 था, 1 है, इधर कॉमन ले रहे, और इसका स्टेप बाय स्टेप किया। 13 77 1 78 हो गया, और इंटू 1 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2 से अधिक उभयनिष्ठ है। यहाँ पर भी ऐसी लाइन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। जो भी है अपने को सवाल में यदि समझ लिया सही ढंग से, तो आगे का जो है स्टेप बाय स्टेप जो करना है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। उसमें कोई दिमाग लगाना नहीं पड़ता है। लेकिन जो दिमाग लगाना है वो फर्स्ट बार में लगाना है, जहाँ पर हमें सवाल दे रखा है। उसके बाद तो सिर्फ अपने को स्टेप बाय स्टेप चलना है। गणित ऐसी सब्जेक्ट है जहाँ पर स्टेप के भी नंबर मिलते हैं। लास्ट सवाल है 7 नंबर। डायरेक्ट में हल लिखूँगा, आपको डायरेक्ट समझाऊँगा। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है, ये वृत्ताकार पथ है ना, पथ है। इस मैदान का एक चक्र लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। यहाँ पर एस नाम की मतलब सोनिया है, इसको कितना मिनट लग रहा है? एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रहा है। कितना? 18 मिनट का समय लगता है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। कितना? 12 मिनट। कितना लग रहा है? 12 मिनट। रवि है, रवि को लग रहा है 12 मिनट एक चक्कर लगाने, 12 मिनट में लगा था। आगे कह रहा है ये कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय, स्थान एक ही है। अब ये कौन है? सोनिया। ये है रवि, है ना, ये रवि है, ये सोनिया, है ना। अब ये कह रहा है कि दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय, ये एक ही स्थान और एक ही समय, एक ही स्थान, ये दोनों का यहाँ से रनिंग करती, सोनिया यहाँ से करती है, रवि यहाँ से करता है। एक ही स्थान मतलब पास पास में एक ही स्थान है, ये यहाँ से एक ही स्थान और एक ही समय। टाइमिंग फिक्स है कि 10 बजे दौड़ना स्टार्ट किया मतलब 10 बजे, तो यहाँ पे एक ही समय है। दौड़ना शुरू करते हैं तो प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं और वो दिशा भी एक ही रहेगी। यदि इधर दौड़ रहे हैं तो सब ये दोनों इधर ही दौड़ेंगे। दिशा भी एक है, समय भी एक है
और स्थान भी एक है। कितनी सारी चीज़ें, समय, स्थान और दिशा, दोनों तीनों फिक्स है ना। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। वो बोल रहा है कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे, वापिस बताओ। तो ये कह रहा कितने समय बाद उसी जगह मिलेंगे। जैसे ये रनिंग करते हुए जा रहे हैं ये घूम के, तो एक समय आएगा कि वो उसी स्थान पर मिलेंगे। लेकिन सोनिया जो है वो 18 मिनट लगा रही, क्योंकि उसका गोल घेरा बड़ा भी हो सकता है या फिर वो आगे पीछे दौड़ने में स्पीड कम हो सकती, दोनों चीज़ें हो सकती कंडीशन। रवि जो है वो 12 मिनट लगा रहा है, इसका मतलब वो गोल जो घेरा है वो छोटा भी हो सकता है या फिर वो दौड़ने में एक्सपर्ट हो। दोनों चीज़, हमें उससे कोई लेना देना है। हमें ये ध्यान रखना है कि दोनों एक ही स्थान, एक ही समय और एक ही दिशा से दौड़ना शुरू करते हैं, तो वो किस समय पुनः वापस रिटर्न किस जगह हो सकता है, यहाँ पर वो दोनों मिल जाए, हो सकता है यहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए, कहीं भी मिलेंगे। लेकिन वो कितने समय, कितने मिनट या कितने घंटे बाद मिलेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए एक ही 18 मिनट, उसका क्या निकालेंगे, गुणनखंड 2 नम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 18 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 3, एक है 12 मिनट, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, और ये क्या है 12 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3। अब कितने समय बाद, है ना, कम से कम अब हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम, क्योंकि कम से कम किस समय वो मिलेंगे, अधिकतम नहीं, कम से। तो ये दोनों में उभयनिष्ठ है ना, दोनों में उभयनिष्ठ ले लेते हैं। इसमें दोनों में से 2 कॉमन, इसमें से 3 कॉमन, और 3 और 2 अकेले हैं, इसको भी साथ में ले लो। 2 एकम 2, 2 दू 4, 2 तिया 6, 6 कम 6, 6 दू 12, 6 तिया 18, 18 दू 36, मतलब ये 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद उसी स्थान पर मिलेंगे, जिस स्थान पर, कहने का मतलब कि वो 36 मिनट बाद पुनः आपस में मिलेंगे। हो सकता स्थान चेंज हो सकता है, मैंने गलत बोल दिया, लेकिन वो कहीं भी किसी भी स्थान पर मिलेंगे, लेकिन वो 36 मिनट बाद वो आपस में मिलेंगे। हो सकता है कि दौड़ते दौड़ते यहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए, कहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन 36 मिनट। हमने गुणनखंड क्यों निकाला, क्योंकि दोनों का एलसीएम निकालने के बाद हमें पता लग गया कि ये 36 मिनट बाद उसी स्थान पर मिलेंगे। आज प्रश्नावली 1.2 यहीं समाप्त होती है। इसके आप ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण करें। इसमें मुश्किल से 2 से 3 सवाल छोड़े हैं, बाकी जितने भी टफ थे उसको मैंने सोल्व आउट करने की कोशिश की। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सपोर्ट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले कि वास्तव में जो ज़रूरत है, मैं ज़रूरत के हिसाब से मैं आप तक ये वीडियो प्रोवाइड करवा पा रहा हूँ। ताकि आपका सपोर्ट मिलेगा तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा अंदर से कि नहीं, मुझे करना चाहिए। ओके, थैंक यू गाइस।